नमस्कार दोस्तों। क्या आप इनफर्टिलिटी के लिए आईवीएफ कराना चाहते हैं पर आपको पता नहीं है कि आईवीएफ आखिर होता क्या है और कैसे इस परेशानी से आपको गुजरना है, क्या फेजेस आएंगी, क्या आपको तैयारी करनी है। तो आइए आज बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि आईवीएफ आखिर है क्या। मैं हूँ डॉक्टर रमागर, अजमेर से हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत साल से आईवीएफ के ट्रीटमेंट कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे मैंने डिलीवर कराए हैं। बहुत सारे कपल्स के घर में खुशियाँ आई हैं। हो सकता है वो खुश नसीब कपल आप भी हों या आपका कोई जानकार हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकार ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक, कुछ भी मैसेज आपको जानकारी चाहिए तो आप डीएम कर सकते हैं। तो चलते हैं आईवीएफ के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आईवीएफ का पहला स्टेप है टेस्ट या इवैल्यूएशन। सबसे पहले डॉक्टर आपके टेस्ट करेगा, पता करेगा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। हार्मोन ख़राब है, अंडेदानी ख़राब है, बच्चेदानी ख़राब है, स्पर्म ख़राब है या कुछ भी ख़राब नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड है और आपको बेबी नहीं हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप आता है हार्मोनल इवैल्यूएशन। ब्लड काउंट्स, ब्लड ग्रुप टेस्ट और वायरल मार्कर्स, ये सारे टेस्ट एक बार ब्लड सैंपल लेके आपके दोनों के किए जाते हैं। फिर आती है अंडेदानी और बच्चेदानी की जांच, जो एक मात्र सोनोग्राफी से देख ली जाती है कि आपकी बच्चेदानी ठीक बनी है, अंडेदानी ठीक बनी है। आप आईवीएफ कराने आए हैं इसलिए ट्यूब की जांच की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी चाहते हैं या पूरा इवैल्यूएशन चाहते हैं तो फेलोपियन ट्यूब की जांच भी करानी पड़ती है। तीसरा है हस्बैंड का सीमन। स्पर्म देख लिए, अगर स्पर्म बढ़िया है तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर स्पर्म नहीं है तो निराश होने की बात नहीं है। आपको एफएचएस, एलएच, टेस्टोस्टेरोन कराना होगा और फिर स्क्रॉटल डॉपलर करा के देख लीजिए। स्पर्म अगर बन रहे हैं तो उन्हें निकाल के आपको बेबी दिया जा सकता है, आपकी वास डिफरेंस ब्लॉक हो सकती है। तो ये हो गई पहली स्टेप, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट स्टेप आती है प्रिपरेशन फॉर एग रिट्राइवल एंड स्पर्म प्रोडक्शन। शुरू के 1 महीना प्रिपेयर करने के लिए माँ, होने वाली माँ और पिता दोनों को दवा दी जाती है ताकि उनके oocyte और स्पर्म बेहतर मिल सकें। फिर शुरू होती है तीसरी प्रक्रिया जिसको कहते हैं स्टिमुलेशन या एग बनाने की इंजेक्शन लगाना। उस समय माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन से लेके 10वें, 12वें, 14वें दिन तक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बीच बीच में सोनोग्राफी करके आपके फॉलिकल की साइज़ नापी जाती है और इंजेक्शनों की खुराक में कुछ बदलाव किए जाते हैं। 2 से 3 इंजेक्शन आपको रोज़ लगते हैं। इस प्रक्रिया से जब आपके oocyte तैयार हो जाते हैं तो उन्हें स्टिमुलेट करके ट्रिगर लगाया जाता है। ट्रिगर लगाने के 30 से 35 घंटे में आपके oocytes को नीचे से निकाला जाता है। ये होती नेक्स्ट प्रक्रिया। इसमें क्या करते हैं कि आपको बेहोश करेंगे। सोनोग्राफी की मशीन की सहायता से एक सुई को आपके अंडेदानी में डाला जाता है और एग्स आपके निकाल लिए जाते हैं। उन एग्स को टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट उन एग्स को निकाल के पेट्री डिश में आपके हस्बैंड के सीमन के साथ छोड़ देते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं आईवीएफ। उस डिश में स्पर्म ओवा के साथ मिलके उसको फर्टिलाइज़ करता है और जब फर्टिलाइज हो गया, कर दिए प्रोसेस, उस प्रोसेस को एक और माध्यम से किया जाता है जिसको बोलते हैं इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इस स्पर्म को ओवा में डाल दिया जाता है। फिर भ्रूण को इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। जब आपका भ्रूण या एम्ब्रियो इंक्यूबेटर में रहता है तो 3 दिन बाद उसे देखा जाता है कि वो किस तरह का डेवलप हुआ है। कुछ अच्छे भ्रूण 3 दिन में भी कुछ डॉक्टर्स फ्रीज़ करते हैं और कुछ आईवीएफ सेंटर्स केवल 5वें दिन के ब्लास्ट ही फ्रीज़ करते हैं। फिर उनको 5वें दिन के भ्रूण के कल्चर के लिए रखा जा सकता है। मैंने अपने आईवीएफ की प्रैक्टिस में 3 दिन के भ्रूण और 5 दिन के भ्रूण दोनों से अच्छी खासी प्रेगनेंसी होते हुए देखा है। तो इसलिए कौन से दिन का भ्रूण स्थापित किया गया इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी बच्चेदानी की परत और भ्रूण और आप कितने तैयार हैं उस भ्रूण को ग्रहण करने के लिए। खैर, उस बारे में बाद में बात करेंगे। एक बार भ्रूण कल्चर हो गया फिर आपकी बच्चेदानी की परत को दोबारा तैयार किया जा सकता है। कुछ हार्मोन दिए जाते हैं, कुछ इंजेक्शंस, कुछ गोलियाँ, और उसके बाद आपकी जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जिसको बच्चेदानी की परत भी कहा जाता है, 7 से 14 mm की हो जाए, उस समय आपके भ्रूण को आपकी बच्चेदानी के अंदर रख दिया जाता है।
ये प्रक्रिया आपके साइकिल के 17वें दिन से 20वें 22वें दिन के बीच कभी भी हो सकती है। जब आपके भ्रूण प्रस्थापित हो गए, अब वो भ्रूण बच्चेदानी के अंदर 1-2 दिन अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ जाके डेवलप होना है। वो बच्चेदानी की परत में भ्रूण लगता है और वहाँ डेवलप होना शुरू होता है। तो इस प्रक्रिया में आपका बेबी आपके पास अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसका रिज़ल्ट आपको 15 दिन बाद के टेस्टों में पता चलता है। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपको बेबी हो गया है और ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई है। तो इस स्टेप तक आपके IVF के मेन स्टेप पूरे हो गए। अगर इसमें कभी कुछ मरीज़ के हिसाब से कुछ चीज़ों में परिवर्तन किया जाता है, कभी कभी अगर हस्बैंड सीमन देने में असफल है या प्रॉब्लम है, तो उसको टेस्टिस से भी स्पर्म निकाल के फर्टिलाइज़ करके बेबी देने में सफलता प्राप्त हो सकती है। कभी अगर आपके एग नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल ओवसाइट रिजर्व ख़त्म है, तो आप बैंक से या डोनर से भी ओवसाइट ले सकते हैं। स्पर्म भी नहीं है, आपके एग भी नहीं है, तो आप दोनों बैंक से आरटी बैंक से ले सकते हैं। पर बच्चेदानी की आपकी कोख आपकी तैयार होनी चाहिए। और कोख तैयार होगी, बच्चेदानी सही होगी, तो आपका बेबी आप पैदा कर पाएंगे। किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि माँ बच्चा पैदा करने में सक्षम ही नहीं है, उसकी बच्चेदानी बनी ही नहीं, उसकी बनावट ही नहीं हुई, कभी पीरियड आए ही नहीं। अगर वो हार्मोनल है तो इलाज हो सकता है, पर अगर वो बनावटी गड़बड़ है तो उन्हें सरोगेसी पे जाना पड़ता है। और सरोगेसी क्या है? यह अभी एक IVF की प्रक्रिया है, जिसमें अगर महिला के अंडे बन रहे हैं और पुरुष के शुक्राणु बन रहे हैं, तो उस भ्रूण को पेटी डिश में बनाकर आपके बच्चे को पैदा करने के लिए, जन्म देने के लिए आप किसी की कोख को किराए पे ले सकते हैं, या उनसे, मतलब इसको सरोगेसी कहते हैं। सरोगेट मदर आपके लिए कोई और आपके लिए बच्चा पैदा करके आपको दे रही है। उस बच्चे में जेनेटिक मटेरियल आपका है, पर कोख किसी और माँ की काम में ली गई है। तो इस प्रोसेस को सरोगेसी कहा जाता है। तो IVF उन सब कपल्स के लिए वरदान है जिनके बेबी नहीं हो रहे। मैं आज से 30-35 साल पहले, जब IVF की प्रक्रिया आसानी से उपलब्ध नहीं थी, बहुत महंगी थी, तो मुझे वो दिन याद हैं जब मैं अपने कपल्स को कहा करती थी कि तुम्हारे नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी ट्यूब ब्लॉक हैं, हस्बैंड के स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो हैं, आप गोद ले लीजिए। उस समय IVF कराना अफोर्डेबल रेंज में आता ही नहीं था और बहुत कम सेंटर्स पे उपलब्ध था। सक्सेस रेट इतनी कम थी और इतना इन्फ्लेशन नहीं होने की वजह से जो आज की रेट में काम हो रहा है, उसके 3 गुना कीमत पे 30 साल पहले देना, मतलब आज सोच सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा महंगा था। उस समय मरीज़ को केवल बेबी अडॉप्ट करने की सलाह दी जाती थी। आज की तारीख में वो ही लोग इतने लकी हैं कि अपना बेबी इस प्रक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कपल्स जो निराश हो रखे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे इस रास्ते पे बढ़ें, उनको सोचना चाहिए कि ये प्रक्रिया बहुत आसान है। और आजकल इतनी बारीक नीडल्स आ गई हैं कि इंजेक्शंस भी बहुत पेनलेस हैं। लोग डायबिटीज़ के पेशेंट पूरी ज़िंदगी इंजेक्शन लगाते हैं। उसी तरह का इंजेक्शन अगर आपने 10-15-20 दिन लगा लिया और आपको अपना बेबी मिल गया, तो इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब ये आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी। और कुछ लोग सोचते हैं IVF कराने से कहीं कैंसर ना हो जाए या कोई और परेशानी नहीं हो जाए, तो ये सब मिथ हैं, ये सब झूठी अफवाहें हैं जो लोगों ने फैला रखी हैं। अगर आपके हार्मोनल प्रोफाइल ठीक है और आपको बैकग्राउंड में कोई इलनेस नहीं है, तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। और कोई भी परेशानी, आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई इलनेस है, आप डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर आपका IVF नहीं करेंगे, या करेंगे तो वो हार्मोनल की डोज उसके हिसाब से यूज़ करेंगे। तो अगर आपको और कोई डर है, और कोई चिंता है, और कोई गलत फहमी है, तो आप मुझे DM करिए और लिखिए कि आप क्या डर की वजह से आप उसको नहीं करा रहे हैं। और रहा सवाल खर्चे का, तो IVF आजकल 1.5 से 2 लाख रुपए तक के खर्चे में ज़्यादातर सेंटर्स पे हो जाता है। और 2 लाख रुपए का अमाउंट बहुत कम है। और जितना पेशेंट आते हैं इतनी मोटी मोटी फाइल्स लेके पुरानी, जिनमें हज़ारों टेस्ट वो करा चुके होते हैं, तो वो 5 से 6 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च करके हमारे पास आते हैं।
और उस समय तक वो कई बार ऐसा हताश और निराश हो चुके होते हैं कि उन्हें लग रहा है कि हमें 2 लाख रुपए पानी में क्यों फेंकें। पर नहीं, ये 2 लाख रुपए आपको बेबी देने की ज़्यादा संभावना रखते हैं बजाय उसके जो आपने अभी तक खर्च किया। तो इस बारे में आपको सोचना चाहिए, ज़रूरतमंद के साथ जानकारी शेयर करनी चाहिए और सही सेंटर पे सही डॉक्टर के साथ इलाज कराने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए।